हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ, जिसके अंदर हमने देखा था प्रीवियस सेशन के अंदर इफ एल्स की पूरी सभी कैटेगरीज। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्विच केस का सिनारियो। स्विच केस हमें किस तरह से मददरूप हो सकता है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्विच, देन उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखनी होती है कोई एक एक्सप्रेशन, देन उसकी बॉडी के अंदर आपको लिखना होता है अलग अलग वेरियस टाइप के केसेस। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है वो हम चले देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मैंने सबलाइम के अंदर एक एम्प्टी फाइल बनाई हुई है hello.java, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पर पावर शेल भी यहीं पर ओपन किया हुआ है। ओके, अब सपोज स्विच केस को समझने के लिए सबसे पहले मैं अगेन आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ हमारा लैडर इफ एल्स वाला प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, सपोज एक नंबर लिया था हमने num इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इस नंबर को हम किसी अलग अलग वैल्यूज के साथ कंपेयर करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग वैल्यूज थे 19, 28 और 59। ठीक है, सपोज मेरे पास ये तीन टाइप की वैल्यू है। तो अब मुझे इस नंबर को इन तीनों वैल्यूज के साथ वन बाय वन कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम किसकी मदद से करते थे अब तक, लैडर इफ एल्स की मदद से करते थे। ओके, चलिए किस तरह से करते थे वो मैं अगेन लिखता हूँ। इफ के अंदर सबसे पहली कंडीशन हम बनाते थे, इफ नम की वैल्यू अगर 19 बराबर हो तो हमें क्या करना है वो। देन आफ्टर अगेन नया एक एल्स इफ वाला ब्लॉक हमने लिखा था, राइट, कि अगर नम की वैल्यू इक्वल्स हो जाए 28 से तो हम क्या करेंगे। अगेन एक और एल्स इफ, यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर नम की वैल्यू इक्वल हो जाए 59 से तो। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती थी तो हम क्या करते थे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते थे, राइट। एल्स के अंदर जो भी आपने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा वो आपका रन हो जाता था। तो इस तरह से हम कोई एक नंबर को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर किया करते थे लैडर इफ एल्स की मदद से। यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया होगा तो ईच एंड एवरी कंडीशन देखिए क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली कंपेरिजन ही हो रहा है, राइट। यहाँ पर ओनली एक ही ऑपरेटर का यूज बार बार किया जा रहा है और वो है कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो जब भी लैडर इफ एल्स के अंदर ओनली एंड ओनली कंपैरिजन ही किया जा रहा हो तब आपके पास दूसरी भी एक चॉइस होती है स्विच केस की। आप चाहो तो यही वाला रूल, यही वाला स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हो लैडर इफ एल्स का, या फिर आपके पास एक और सिनेरियो है स्विच केस का यूज भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चले सबसे पहले तो मैं इन सभी को कमेंट कर दूंगा। ठीक है, एक ही साथ इन सभी को शॉर्टकट में कमेंट करने के लिए आपको की का यूज करना है। तो वो कीबोर्ड पर से आपकी की होगी Ctrl+/। ठीक है, जितनी भी लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो उतनी लाइन को आप सिलेक्ट करो और फिर ये वाले की आप प्रेस करो एक ही साथ Ctrl+/। तो आपकी सभी लाइंस बाय डिफॉल्ट कमेंट में आ जाएगी। और अगर आप अगेन अनकमेंट करना चाहते हो तो अगेन वही वाली की आपको अगेन प्रेस करनी है Ctrl/। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पर लैडर इफ एल्स का नहीं बल्कि स्विच केस का यूज करूंगा। तो अब देखिए लैडर इफ एल्स में और स्विच केस में डिफरेंस क्या है वो। सबसे पहले स्विच केस का आप क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो, राइट। इस तरह से हमें लिखना है स्विच, और अब यहाँ पर स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोई कंडीशन नहीं डालनी है बल्कि आपको कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल्स की वैल्यू पुटअप करनी है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है नम जिसको हम कंपेयर कराना चाहते हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल है, वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है नम। ठीक है, यहाँ पर कभी भी स्विच के अंदर कोई भी कंडीशन आपको पुटअप नहीं करनी है, ये खास ध्यान में रखिएगा। स्विच के अंदर ओनली एंड ओनली कोई एक्सप्रेशन आ सकती है, कोई वैल्यू आ सकता है, या फिर कोई इस तरह से वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब स्विच की बॉडी के अंदर आपको केसेस बनाना है कि आपको ये जो नम वाला वेरिएबल है ना वो किन किन अलग अलग वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। तो आपके पास तीन केस सिनारियो है, या तो 19 या फिर 28 या फिर 59। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तीन केस बना देने हैं। केस कीवर्ड का यूज करो और फिर लिखो फर्स्ट वैल्यू जिसके साथ आप कंपेयर कराना चाहते हो वो। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पर 19, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया और फिर आपको पुटअप करना है कॉलन। ओके, इसी तरह से चलिए मैं बाकी के दो केस बना लेता हूँ, केस 28, उसी तरह से केस 59। ठीक है, इस तरह से हमने तीन केस बना लिए। नम की वैल्यू हम अलग अलग तीन वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने तीनों तीन इस तरह से केस बना लिए। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपने केस लिखा है ना वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ये वाली कंडीशन के साथ। इफ के अंदर आप क्या लिखते थे कि अगर नम की वैल्यू 19 है तो, सेम उसी तरह स्विच के अंदर आप क्या लिखोगे,
इस तरह से यूज करोगे केस 19। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वही वाली कंडीशन, नम को कंपेयर किया जाएगा 19 के साथ, ठीक है। ये जो आपने केस लिखा है यानी कि आपने इनडायरेक्टली यहाँ पर एक कंडीशन ही पुटअप कर दी है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट के अंदर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिंपल केस 19 इतना ही लिखना है। और ठीक उसी तरह केस 28 के साथ भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी आपकी नम की वैल्यू कंपेयर की जा रही है 28 के साथ, और सेम यहाँ पर भी 59 के साथ भी यही हो रहा है, नम की वैल्यू कंपेयर हो रही है 59 के साथ। ओके, तो इस तरह से आपको केस लिखना है, यहाँ पर आपको कंडीशन पुटअप नहीं करनी है, ठीक है। यह सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब अगर नम की वैल्यू 19 के इक्वल हो जाती है तो फिर आपको क्या प्रिंट कराना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ, system.out.println, यहाँ पर मुझे लिखना है num is 19, ठीक है, इस तरह से। और हाँ, आप जितनी भी चाहो उतनी लाइन प्रिंट करा सकते हो। कब? जब नम की वैल्यू 19 के इक्वल हो जाए, तब सपोज मुझे 3 लाइन चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं 2 बार एक्स्ट्रा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केस 19 के बाद में आपको कॉलन मिलेगा, आपको कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इफ के अंदर क्या होता था, सपोज कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती थी तो हम उसका कोडिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, राइट, फिर चाहे कितनी भी लाइन का कोडिंग हो। तो यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट नहीं है बल्कि एक कॉलन है। कॉलन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि केस 19 की बॉडी ओपन हो चुकी है, तो उसके अंदर आप जितनी चाहो उतनी लाइन्स लिख सकते हो। कहाँ तक? जब तक नेक्स्ट कोई दूसरा आपका केस नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। तब चाहो तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो स्पेस देकर, या फिर इसको कंप्लीटली इस तरह से न्यू लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करो, टैब की प्रेस करो, तो इस तरह से थोड़ी सी स्पेस भी तीनों लाइन के आगे दे सकते हो, ठीक है। जनरली डेवलपर्स इसी तरह से लिखा करते हैं, केस 19 या फिर कोई भी केस हो आपका, नीचे की लाइन में इस तरह से स्पेस देंगे और इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर नम की वैल्यू 19 के इक्वल हो गई तो आपकी ये तीनों लाइन चल जाएगी, राइट। ओके, और नेक्स्ट उसी तरह से मैं 28 वाले केस के साथ भी कर सकता हूँ। अगर नम की वैल्यू 28 के साथ मैच हो गई तो आप क्या प्रिंट कराओगे? नम इज 28, ठीक है। जितनी भी चाहो उतनी लाइन प्रिंट करवा सकते हो। ओके, उसी तरह से अगर 59 के साथ मैच होगी तो आप क्या प्रिंट करवाओगे? नम इज 59। ओके, चलो इस तरह से हमने कोडिंग कर लिया। अब नेक्स्ट फाइल को करेंगे कंपाइल एंड रन। तो देखिए सबसे पहले तो नम की वैल्यू है 20, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर इनडायरेक्टली नम की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई, राइट। तो अब 20 को मैच किया जाएगा 19 के साथ, 28 के साथ और 59 के साथ। अगर किसी के साथ भी ये 20 मैच हो गया तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो मैंने यहाँ पर पावरशेल के अंदर ओपन कर लिया है इसकी डायरेक्शन। सबसे पहले तो फाइल को करना है सेव, एंड देन आफ्टर पावरशेल के अंदर उसको करना है कंपाइल hello.java इस तरह से, और फिर आपको करना है रन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आपको आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो नम की 20 वैल्यू थी वो किसी भी साथ मैच नहीं हो रही। सपोज यहाँ पर मैं नम की वैल्यू 59 दूंगा, राइट। तो यहाँ पर नम की वैल्यू क्या आ गई? 59। तो क्या होगा? ठीक लैडर इफ एल्स की तरह ही ऊपर से लेकर नीचे तक सभी केस चेक हो गए। सबसे पहले तो 59 चेक किया जाएगा 19 के साथ, क्या सेम टू सेम है? नहीं है, मतलब कि ये वाला केस आपका हो गया फॉल्स। तो अब नेक्स्ट केस की बारी आएगी, क्या ये सेम है? नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये सेम है? हाँ, ये सेम है। तो आपकी ये वाली लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए सेव किया फाइल को, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब आपको आउटपुट देखने को मिला नम इज 59, ठीक है। ओके, अब चलिए सपोज मैं यहाँ पर चेंज करूंगा 28, ठीक है। तो अब स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ गया? नम की वैल्यू 28 आ गई, ठीक है। तो अब 28 को ईच एंड एवरी केस के साथ मैच किया जाएगा जब तक कोई पर्टिकुलर केस ट्रू नहीं हो जाता तब तक। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 28 की वैल्यू है 19 के साथ मैच हुई नहीं, ये आपकी फॉल्स हो गई। तो अब नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 28। तो यहाँ पर आपकी मैच वैल्यू हो गई, मतलब कि ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सेव किया हमने फाइल को, पावरशेल के अंदर कंपाइल किया एंड देन आफ्टर उसको किया रन। तो अब आपका आउटपुट आ गया नम इज 28, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करो आउटपुट के अंदर हमें एक और एक्स्ट्रा लाइन देखने को मिली, नम इज 59। लेकिन नम इज 59 ने कहाँ लिखा था?
ये वाले केस के अंदर लिखा था, राइट। लेकिन हमारा केस तो फिलहाल क्या राइट हो रहा है, 28 हो रहा है, तो सिर्फ यही वाली लाइन आनी चाहिए, लेकिन ये न्यू लाइन भी आ गई, यानी कि कोई दूसरे केस की लाइन भी आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। हमारा जो प्रोग्राम है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना हुआ हो, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर चलता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या, स्विच की वैल्यू थी 28, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले ये वाले कैच के साथ मैच किया, यहाँ पर मैच नहीं हुआ, नेक्स्ट कैच के साथ मैच किया, ओके, यहाँ पर मैच हो गया। तो प्रोग्राम क्या समझेगा, ये वाली लाइन तो मुझे एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन साथ ही साथ केस नंबर 28 के नीचे बने हुए सभी केस को वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पर तो सिर्फ एक ही केस बना हुआ है, सपोज केस 28 के नीचे आपके पास 3 अलग अलग केस मौजूद थे, तो वो सभी केसेस रन कर देगा आपका स्विच केस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्विच केस का बिहेवियर यही है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस ट्रू हो जाता है तो वो वाला बॉडी पार्ट तो रन करेगा ही, साथ ही साथ उसके नीचे मौजूद सभी केसेस को भी वो रन कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर नहीं है, हमें ये बिहेवियर रोकना है, स्टॉप करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि अगर नम की वैल्यू 28 है ना, तो सिर्फ वही वाला केस एग्जीक्यूट करो, क्यों हम कोई दूसरा केस एग्जीक्यूट करवाए, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें स्विच केस को बोलना होगा कि जैसे ही तुम ये वाला केस एग्जीक्यूट कर लेते हो, ठीक है, केस नंबर 28, तो डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर स्विच केस की ब्रैकेट से बाहर निकल जाना है, नीचे वाला केस स्कैन नहीं करना है, राइट। अगेन जब भी कोई केस ट्रू होता है तो उसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करो, फिर हमें यहाँ पर कुछ ऐसी कोडिंग करनी होगी जिससे हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्विच केस के बाहर निकल जाए, राइट। तो उसके लिए सिंपल सा एक कीवर्ड है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड जैसे ही प्रोग्राम को मिलेगा तो फिलहाल जो आप कोई स्ट्रक्चर के अंदर हो ना, फॉर एग्जांपल स्विच केस के अंदर हो आप, राइट, तो वहां से आपको डायरेक्टली वो बाहर भेज देगा प्रोग्राम का फ्लो। डायरेक्टली जैसे ही ब्रेक मिलेगा, डायरेक्टली आप प्रोग्राम का फ्लो बाहर रिडायरेक्ट कर देगा, नीचे वाला केस अब स्कैन करेगा नहीं, ओके। तो चलिए अब मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, अब देखिए आपको परफेक्ट आउटपुट मिला, नम इज 28, ठीक है। पहले आपको 2 आउटपुट मिलते थे, अब आपको प्रॉपर उसी केस वाला आउटपुट मिला, दूसरे केस वाला आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल हुआ ब्रेक कीवर्ड की मदद से। ब्रेक कीवर्ड का सिंपल एक ही काम है, आपके प्रोग्राम को करंट स्ट्रक्चर में से बाहर भेज देगा, रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से मैं अगर नम की वैल्यू 19 सेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब नम की वैल्यू 19 जो है वो कहाँ पर सेव हो गई, यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर मैच हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन नोटिस कीजिएगा हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा, तो जब हमने ब्रेक नहीं लिखा तो वो डायरेक्टली नीचे वाला केस भी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो चलिए सेव करते हैं फाइल को, यहाँ पर अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए केस 19 वाले तीनों स्टेटमेंट जो हमने लिखे थे वो तीनों तो आ गए, ठीक है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ नंबर इज 28, यानी कि ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया। तो बड़ा ही सिंपल बात है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट में क्या नहीं लिखा था, ब्रेक नहीं लिखा था, इसलिए, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, स्विच केस के अंदर आप जितने भी केस बनाते हो सभी के लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, ब्रेक कीवर्ड लिखना होगा, ये कंपलसरी है, ओके। चलिए अब अगर मैं फाइल को सेव करके यहाँ पर कंपाइल एंड रन करूंगा तो मुझे परफेक्ट आउटपुट मिलेगा, ओनली एंड ओनली नंबर इज 19, ठीक है, जो कि ये हमारे 3 स्टेटमेंट थे वही, ठीक है। यहाँ पर सिंपल डेमो पर्पस के लिए मैंने आपको सिर्फ system.out println करके ही बताया है, आप यहाँ पर कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, कुछ भी कर सकते हो, पूरा इफ एल्स यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, व्हाटएवर, ओके। तो इस तरह से आपको यूज करना था आपका ब्रेक कीवर्ड, ओके। चलिए अब मेरी जो इनिशियली वैल्यू थी 20 वो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ नम के अंदर। अब क्या होगा, नम की इनिशियल वैल्यू है 20, तो अब यहाँ पर आ गया 20, ठीक है। तो अब 20 क्या होगा, सभी केस के साथ मैच होगा जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता, तो यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं, तीनों केस कभी भी मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब आपका आउटपुट भी कुछ भी नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देख सकते हो आप यहाँ पर आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाँ, लैडर इफ एल्स के अंदर हमारे पास क्या था, अगर सभी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाता था, एल्स के अंदर। तो ठीक उसी तरह स्विच केस के अंदर भी इसी तरह का सिनेरियो अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास एल्स तो नहीं है, बल्कि एक नया केस है डिफॉल्ट। इस तरह से आपको डिफॉल्ट केस बनाना है,
सेम टू सेम आइडेंटिकल है किसके साथ, एल्स के साथ। लेडर इफ एल्स के अंदर हमारे पास लास्ट में था एल्स, बट स्विच केस के अंदर हमारे पास लास्ट में होगा डिफॉल्ट केस। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर आप कुछ भी लिखवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया इनवैलिड। ओके, अब मैंने सेव किया फाइल को। अब देखिए यहाँ पर मैं कंपाइल करने से पहले सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर दूंगा, यानी कि CLS। ठीक है, विंडोज में आपको लिखना है CLS, अगर आप मैक या फिर लिनक्स में हो तो आपको लिखना है क्लियर। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मैं कराऊंगा अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आपको देखने को मिलेगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि नम की वैल्यू थी 20, सभी कैच हो गए फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट कैच चल जाएगा, राइट। और यहाँ पर लास्ट में आप ब्रेक कीवर्ड लिखो या ना लिखो, डजंट मैटर, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट की पोजीशन ऑलवेज एंड ऑलवेज स्विच केस के अंदर एकदम लास्ट में ही आएगी, जैसे कि एल्स की पोजीशन आती थी एकदम लास्ट में, राइट। तो डिफॉल्ट के अंदर आप ब्रेक लिखो या फिर ना लिखो, डजंट मैटर। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना था आपका स्विच केस का स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को स्विच करवा सकते हो। ओके, अब मैंने यहाँ पर बोला था कि आप स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर कभी भी कोई कंडीशन नहीं लग सकते, बल्कि कोई वैल्यू या फिर कोई वेरिएबल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 7, तो ये भी वैलिड ही है, राइट। चलिए, तो अब 7 की वैल्यू कंपेयर होगी 19 के साथ, 28 के साथ और 59 के साथ। चलिए, तो अब मैंने सेव किया फाइल को, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए अगेन क्या आ गया, इनवैलिड आ गया, जो कि ऑब्वियसली राइट ही है, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पर सपोज 28 लिखूंगा, तो अब मेरी 28 की जो वैल्यू है वो किसके साथ मैच हो जाएगी, सेकंड के साथ मैच हो जाएगी। तो चलिए सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आ गया नम इज 28। ओके, तो इस तरह से आप स्विच केस का यूज डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को भी पुटअप करके करवा सकते हो। ओके, चलिए क्या होगा अगर मैं इंटीजर के बजाय कोई डबल वैल्यू यूज करूंगा, क्या मैं डबल वैल्यू को स्विच करवा सकता हूं? चलिए देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 3.5, ठीक है। सपोज यहाँ पर है मेरे पास 23.6, यहाँ पर है मेरे पास 3.5 और यहाँ पर है 8.4। चलिए सभी वैल्यूज मैंने डबल करवा दी। अब मेरी 3.5 वाली वैल्यू यहाँ पर मैच हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल। ओके, तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया हमें प्रोग्राम एक एरर बता रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर स्विच के अंदर आपने यूज क्या किया, डबल डेटा टाइप को यूज किया। लेकिन आप स्विच केस के अंदर कभी भी फ्लोट या फिर डबल डेटा टाइप का यूज नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली इंटीजर का ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम रूल है जो कि सी या फिर C++ लैंग्वेज के अंदर था, कि स्विच केस के अंदर आप कभी भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो, कोई इंटीजर वैल्यू। ओके, चलिए फिर मैं ट्राई करूंगा कोई कैरेक्टर वैल्यू। क्या मैं कैरेक्टर वैल्यू को स्विच करवा सकता हूँ? चलिए देखते हैं। सपोज फर्स्ट मेरे पास है कैरेक्टर A, दूसरा केस है मेरे पास P, उसी तरह से दूसरा कैरेक्टर है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल R, ठीक है। तो अब ये P जो है वो यहाँ पर मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल। तो अब देखिए कंपाइल मेरी फाइल हो गई, राइट। अगेन मैं करूंगा रन, तो अब देखिए हमारा आउटपुट भी परफेक्ट आ गया, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप भी स्विच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपको याद रखना है, एक आप इंटीजर अप्लाई कर सकते हो या फिर एक दूसरा आप कर सकते हो कैरेक्टर, ठीक है। तो चले इसी तरह से देखते हैं, क्या मैं स्ट्रिंग अप्लाई कर सकता हूँ क्या? सपोज मेरे पास एक वर्ड है रेड, अब मैं रेड को कंपेयर कराना चाहता हूँ अलग अलग वर्ड्स के साथ। एक मेरे पास वर्ड है फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, दूसरा मेरे पास वर्ड है रेड, और तीसरा मेरे पास वर्ड है फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है। तो चले देखते हैं क्या स्ट्रिंग कंपैटिबल है स्विच केस के साथ। चले सेव किया फाइल को, अगेन यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए कंपाइल हो चुका है, और अगर मैंने रन किया तो रन भी हो चुका है, राइट। हमारा परफेक्ट आउटपुट ही आ गया, नम इज 28। यानी कि स्विच केस के अंदर आप इंटीजर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कैरेक्टर अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई स्ट्रिंग भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई डबल वाली वैल्यू कभी भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब बात आती है नेस्टेड स्विच केस की। जी हाँ,
नेस्टेड इफ एल्स की तरह यहाँ पर आप नेस्टेड स्विच केस भी अप्लाई कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, टेलीकॉम में से अगर आपको कभी भी किसी का कॉल आया हो, राइट, आई थिंक सभी के ऊपर आया ही होगा कभी ना कभी। तो फॉर एग्जांपल उसमें एक कैसेट प्री रिकॉर्डेड बोलती है प्रेस 1 फॉर हिंदी, राइट, प्रेस 2 फॉर गुजराती, प्रेस 3 फॉर इंग्लिश। इसी तरह से आपको ऑप्शन दिए जाता है। अगर आप हिंदी चूज करोगे, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन में से 1 प्रेस करोगे, तो आपने कौन सी लैंग्वेज चूज कर ली? हिंदी, राइट। तो जैसे आपने 1 प्रेस किया, ऑटोमेटिक अब एक और नया मेनू ओपन हो गया और वो आपको बोलने लगेगा, बताने लगेगा स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस 1 फॉर रिचार्ज, प्रेस 2 फॉर पॉपअप प्लान्स, ठीक है। इसी तरह से नेस्टेड मेनू ओपन होते जाएंगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर बना सकते हो नेस्टेड स्विच केस। देखिए किस तरह से। अगेन मैं इन सभी को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये लैडर इफेक्ट्स का स्ट्रक्चर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए उसी टेलीकॉम वाले एग्जांपल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा आपके पास। सपोज मेरे पास एक इनिशियली नंबर है 1, ठीक है। अब system.out.println, यहां पर मैं क्या करूंगा, यूजर को चॉइस दूंगा कि तुम्हें नम की वैल्यू क्या चाहिए वो, ठीक है। सपोज मेरे पास इनिशियली कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पर मैं करूंगा एंटर 1 फॉर हिंदी, ठीक है। अब इसी को मैं कर लूंगा कॉपी और रीयूज के लिए 3 ऑप्शन बताऊंगा, एंटर 2 फॉर सपोज कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज गुजराती, एंड प्रेस 3 फॉर इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 नंबर दे दिए। अब यहाँ पर यूजर क्या करेगा, नम की वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है। फिलहाल हमने जावा के अंदर किस तरह से यूजर इनपुट लिया जा सकता है वो नहीं देखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैन्युअली करेंगे। फिलहाल सपोज मैंने चूज किया 1, तो यहाँ पर मैंने किया चूज 1, ओके। अब मुझे नम को क्या करना है, स्विच करवाना है। तो यहाँ पर मैं अगेन कौन सा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, स्विच केस वाला, राइट। यहाँ पर मैंने स्विच करवाया नम को, ओके। तो अब मेरे पास केस कितने कितने हैं, 3 केस थे ना हमारे पास, 1, 2 और 3। तो मैं पहले तो 3 केस लिख दूंगा। मेरे पास केस 1 है, उसी तरह से केस 2 और उसी तरह से केस 3, ठीक है। एट द लास्ट आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, ओके। अब जैसे ही केस 1 यूजर चूज करेगा, यानी कि हिंदी के लिए, तो अगेन इसके अंदर नया स्विच केस शुरू हो जाएगा, ठीक है। नया स्विच केस देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ पर भी हमें कोई मेनू देना होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होएगा, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही यूजर ने प्रेस 1 किया, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, तब टेलीकॉम वाले आपको क्या बताते हैं, प्रेस 1 फॉर रिचार्ज, प्रेस 2 फॉर टॉप अप प्लान्स, ठीक है। इस तरह से आपको बताया जाता है। यहाँ पर मैं उसी को सिम्युलेट करूंगा। सपोज मैंने कोई 3 ऑप्शन दे दिए, प्रेस 1 फॉर रिचार्ज, उसी तरह से प्रेस 2 फॉर टॉप अप प्लान्स, उसी तरह से प्रेस 3 फॉर स्पेशल ऑफर्स, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया। अब यूजर को क्या करना होगा, एक और नया इनपुट देना होगा, राइट। यानी कि हमें एक और नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, सपोज n। तो अब मैंने यहां पर n की वैल्यू सेट कर दी 1, ठीक है। यानी कि मुझे करवाना था रिचार्ज, इसलिए मैंने क्या प्रेस किया, 1 प्रेस किया, ठीक है। तो अब 1 जैसे ही प्रेस किया, तो हमें n की वैल्यू भी क्या करवानी होगी, स्विच करवानी होगी, राइट। इन तीनों केसेस के लिए ध्यान दीजिएगा, इन तीनों केसेस के लिए भी हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा स्विच केस, ठीक है। जैसे कि हमारी ये जो नम थी, इसके लिए हमने स्विच केस लगाए 3, 1, 2 और 3। उसी तरह से आपके पास अगेन नया ऑप्शन आ गया था 1, 2 या फिर 3 प्रेस करने के लिए, तो आपने प्रेस किया 1, तो अब आपको स्विच तो कराना होगा ना, राइट, रिचार्ज के लिए, टॉपअप के लिए या फिर स्पेशल ऑफर्स के लिए। तो अगेन मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा नया स्विच केस। ध्यान दीजिएगा, स्विच केस के अंदर भी आप जितने चाहो उतने स्विच केस लगा सकते हो, ठीक है। आपको चूज करना है किस तरह से, ओके। अब मुझे चूज करना है, स्विच करना है n को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n। अब n को मुझे किसके साथ स्विच करना था, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर 3 केस बनाऊंगा, केस 1, केस 2 और केस 3, ओके। चलिए सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया /n system.out.println और यहाँ पर मैंने लिख दिया use select recharge, ठीक है। इस तरह से चलो अब इसी लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करूंगा use select top up, उसी तरह से केस 3 use select offers, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके।
सभी लाइन्स के एंड में आपको क्या लिखना होता है, ब्रेक लिखना होता है, राइट। तो इस तरह से लाइन को मैं सेव करने के लिए एक ही लाइन के अंदर सभी लिख रहा हूँ। केस 1 तो ये 2, केस 2 तो फिर अगेन ये 2 स्टेटमेंट रन हो गए, केस 3 तो अगेन ये दोनों स्टेटमेंट रन हो गए। ओके, और फिर यहाँ पर आप इसी तरह से डिफॉल्ट भी लिख सकते हो। सिंपल कुछ प्रिंट करवा दो आप, सपोज इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका नेस्टेड स्विच केस हो गया, ठीक है। तो इन सभी को आप अगेन कॉपी पेस्ट करो और सभी चॉइस के अंदर रीयूज कर लो, ठीक है, इस तरह से। केस 2 के अंदर भी मैंने पेस्ट कर दिया और इसी तरह से केस 3 के अंदर भी मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, चलिए डिफॉल्ट के अंदर system.out.println, ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, कुछ इस तरह से। ओके, तो अभी हमारा कंप्लीट नेस्टेड स्विच केस का स्ट्रक्चर अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 1 बाय 1 में हमको रन करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन, देन आफ्टर फाइल को करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर उसको करेंगे रन। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो आपको मेनू दिखा था, ठीक है, एंटर 1 फॉर हिंदी, एंटर 2 फॉर गुजराती, एंटर 3 फॉर इंग्लिश, ठीक है, यहाँ तक। फिर आपने चॉइस क्या किया था, 1 चूज किया, राइट। मतलब कि आपका केस 1 क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसके अंदर आपको अगेन 3 मेनू दिखेंगे, तो देखिए वो 3 मेनू भी आ गए, ठीक है। यहाँ पर प्रेस 1 फॉर रिचार्ज, प्रेस 2 फॉर टॉप अप प्लान्स, प्रेस 3 फॉर स्पेशल ऑफर्स। उसमें से अगेन आपने क्या चूज किया, 1 चूज किया, तो यहाँ पर गया 1, केस 1 ट्रू हो गया, तो यहाँ पर आपका प्रिंट आ गया यू सिलेक्टेड रिचार्ज, ठीक है, इस तरह से आ गया यू सिलेक्ट रिचार्ज। ओके, तो इस तरह से आपने करवा लिया सभी। लेकिन ये जो नीचे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा हमने ईच एंड एवरी केस के बाद लास्ट में ब्रेक लिखना भूल गए थे, राइट। तो इसलिए नीचे वाले भी दोनों केस क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। तो इसलिए ब्रेक कीवर्ड आपको कंपलसरी लास्ट में लिखना होगा जब भी आपका कोई केस एंड हो रहा है तब, ठीक है। तो चलिए अगेन मैंने लिखा ब्रेक और अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेक, ठीक है। तो चलिए अब सेव किया, अगेन किया क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपका कंप्लीट सेम एक ही आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले आपने चूज किया था 1 हिंदी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 गया, केस 1 ट्रू हो गया, तो ओनली यही वाला चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 3 लाइन आपकी प्रिंट हो गई, राइट। प्रेस 1 फॉर रिचार्ज, टॉप अप प्लान्स एंड स्पेशल ऑफर्स। उसमें से आपने क्या सिलेक्ट किया, 1 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आ गया 1, केस 1 ट्रू हो गया और यहाँ पर आ गया यू सिलेक्ट रिचार्ज, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम चलता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे रिचार्ज नहीं करवाना था, मुझे स्पेशल ऑफर्स जाननी थी, तो यहाँ पर मैंने प्रेस क्या किया, 3 प्रेस किया। चलिए अब मैं सेव करूंगा, कंपाइल एंड देन रन। तो अब देखिए क्या आ गया, यूज सिलेक्ट ऑफर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे जाकर डायनेमिक प्रोग्राम बना सकते हो नेस्टेड स्विच केस की मदद से और साथ ही साथ यूजर इनपुट की मदद से। फिलहाल हम ये नहीं सीखे कि यूजर के थ्रू इनपुट किस तरह से लिया जाता है, राइट। इस तरह से हमने स्टैटिकली यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास आउट कर दिए, अदरवाइज आपका पूरा प्रोग्राम डायनेमिक हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, नेस्टेड स्विच केस को। डन, सभी केस के साथ हमने वही स्टेप रिपीट किए हुए हैं। ओके ओके, ये था हमारा स्विच केस और नेस्टेड स्विच केस, ठीक है। ये हमारा 1 टाइप ऑफ क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो गया। चलिए अब उसी तरह से हमारे पास एक और चीज है जिसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। स्विच केस की तरह ही हमारे पास अवेलेबल है टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नाम और उसका सिंबल प्रेजेंट कर दूंगा। टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन से। इसी तरह से बना हुआ एक्सप्रेशन, ठीक है, इसी को बोला जाएगा टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क भी आएगा और साथ ही साथ कॉलन भी आएगा। ओके, अब इसकी सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट्स के अंदर देना होगा कोई कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लिखने के बाद आपको पुटअप करना है क्वेश्चन मार्क एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पर पुटअप करना है ट्रू पार्ट, उसके बाद कॉलन और लास्ट में आपको पुटअप करना है फॉल्स पार्ट, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सिंटैक्स है, आपको टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से यूज करना है। वैसे अगर देखा जाए तो इफ एल्स का शॉर्टकट आप बोल सकते हो टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले तो इफ एल्स की मदद से 2 नंबर में से मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं वो बताऊंगा और उसी प्रोग्राम को शॉर्टकट में टर्नरी ऑपरेटर से भी ट्राई करके देखेंगे।
ठीक है, कितना हमें बेनिफिट मिलता है कोडिंग को घटाने के लिए, वो हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 नंबर लूंगा, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ओके, इन दोनों में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इफ एल्स, राइट, इस तरह से इफ और एल्स। इफ के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर a की वैल्यू b से मिनिमम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, a इज मिनिमम, राइट। अदरवाइज एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, b इज मिनिमम, राइट, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए फाइल को किया सेव, और यहाँ पर आने के बाद कंपाइल जावा सी हेलो डॉट जावा, एंटर, एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, रन करना है जावा हेलो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो b इज मिनिमम आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्कआउट करता था सिंपल इफ एल्स। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपकी कितनी कोडिंग की लाइन कंज्यूम हुई है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली 7 to 8 लाइन्स अगेन एंड अगेन लिखनी होती है। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे अब टर्नरी ऑपरेटर के जरिए। तो यहाँ पर आप इस पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए किस तरह से, इनको हम कर देंगे कमेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाली सिंटेक्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें करनी होगी कंडीशन। ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, a लेस देन b। तो मैंने यहाँ पुटअप किया a लेस देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट। चलिए फिर से, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा इन दोनों के बीच में वो रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपने यहाँ पर लास्ट में जो लिखा हुआ होगा वो रन होगा, ठीक है। तो हमें ये वाली लाइन चाहिए थी ट्रू पार्ट के अंदर, राइट। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया इस तरह से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये लाइन चलेगी, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट में ये वाली लाइन चलेगी, b इज मिनिमम। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरे प्रोग्राम को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पूरी सिंटेक्स के अंदर कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सिस्टम डॉट आउट के बाद आपने यहाँ पर सेमीकोलन पुटअप किए, राइट। तो यहाँ से आपको सेमीकोलन मिटाना होगा, लेकिन लास्ट के अंदर आपको एक टाइम सेमीकोलन रखना है। पूरी ये जो सिंटेक्स आपकी हो जाए कंप्लीट, उसके बाद ओनली लास्ट में ही आपको सेमीकोलन पुटअप करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे फाइल को सेव, यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एरर देखने को मिल रही है कि नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको कैरेट की मदद से इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो आपने सिस्टम डॉट आउट वाला लिखा है लाइन, उसके अंदर आपको एरर मिल रही है, ठीक है। तो जनरली सी लैंग्वेज के अंदर या फिर C++ के अंदर हम इसी तरह से एग्जीक्यूट किया करते थे अपना टर्नरी, यानी कि जैसे कोई कंडीशन ट्रू होगी हम यहाँ पर लिखते थे printf या फिर सी आउट, राइट। लेकिन जावा के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। देखिए जावा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप कोई कंडीशन लगते हो तो फिर आपको यहाँ पर कंप्लीटली कोई एक्सप्रेशन देना होता है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट पुटअप नहीं कर सकते। अगेन अगर कोई कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स होती है तो यहाँ पर लोकेशन पर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता है, बल्कि कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट मिटा देता हूँ, राइट। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देना है, बल्कि कोई एक्सप्रेशन देनी है या फिर कोई वेरिएबल। सपोज अगर a लेस देन b ट्रू होता है तो यहाँ पर हम क्या किया करते थे, printf किया करते थे, राइट, सिस्टम डॉट आउट कि a इज मिनिमम। लेकिन अब मैं यहाँ पर सिंपल पुटअप करूंगा a। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा b, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आंस, और आंस के अंदर इस पूरे स्टेटमेंट को सेव कर दूंगा, पूरे टर्नरी को इस आंस के अंदर सेव कर दूंगा। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a को आपने सेव कर दिया आंसर के अंदर, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो b को आपने सेव कर दिया आंस के अंदर। मतलब कि ये जो हमारा नया वेरिएबल है ना आंस, उसके अंदर डायनेमिकली आप वैल्यू असाइन करवा रहे हो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट करवा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और अब आप यहाँ पर डायनेमिकली वैल्यू चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आंस, और यहाँ पर आप कंबाइन कर दो, कॉन्कैट कर दो स्ट्रिंग को, इज मिनिमम, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आंस की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप हो जाएगी, राइट। तो चलिए सेव किया मैंने फाइल को, यहाँ पर अगेन किया कंपाइल,
एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो 3 इज मिनिमम आ चुका है, राइट। तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर परफेक्टली काम कर रहा है। अब आपको इतनी सारी लाइन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल एक ही लाइन के जरिए 2 नंबर में से मैक्सिमम या फिर मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। देखिए अगेन मैं रिपीट करूंगा इस सिंटेक्स का मतलब। चलिए सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये वाला पार्ट रन होगा, राइट, यानी कि क्वेश्चन मार्क के पीछे वाला और कॉलम के आगे वाला। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके कॉलम के पीछे वाला पार्ट ही रन होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट तो हम लिख नहीं सकते, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल पुटअप कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वेरिएबल डायरेक्टली असाइन हो जाएगा आंस के अंदर, अदरवाइज ये बी वाला वेरिएबल डायरेक्टली असाइन हो जाएगा आंस के अंदर, ओके। एंड देन आफ्टर मैंने डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दिया। आंस की जो भी डायनेमिक वैल्यू आएगी वो हमें आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। सपोज 3 इज मिनिमम। अब चले इस तरह से मैं एक ही वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू बी। सेव किया फाइल को, यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देख सकते हो आप 2 इज मिनिमम भी आपको देखने को मिल गया, राइट। तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ओके। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर सकते हो। आगे जाकर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर बार बार इफ एल्स का यूज नहीं करोगे, बल्कि बेटर है इस तरह से टर्नरी का यूज करोगे, ओके। चलिए तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमने कई तरह के टाइप देखे थे, राइट। सपोज मैं ये फिगर अगेन आपको रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो हमने देखा था इफ एल्स की 4 कैटेगरीज। देन आफ्टर हमने देखा आज के सेशन के अंदर स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 ओवर होता है, फंडामेंटल्स ऑफ जावा। इतनी चीज हमने देखी थी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा होमवर्क करके आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मल्टी लाइन कमेंट के अंदर होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको नोट डाउन करते जाना है, ओके। सबसे पहले तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, स्विच केस, ठीक है। तो स्विच केस के रिगार्डिंग मैं आपको प्रोग्राम दूंगा एक, राइट अ प्रोग्राम टू स्विच अ कैरेक्टर वैल्यू टू रिप्रेजेंट वीकडे, ठीक है। आपको एक स्विच केस की मदद से प्रोग्राम बनाना है और कौन सी वैल्यू को स्विच करवाना है, कैरेक्टर वैल्यू को। मैंने अभी भी आपको बताया था कैरेक्टर वैल्यू को हम किसकी मदद से लिखेंगे, सिंगल कोट की मदद से लिखेंगे, राइट। टू रिप्रेजेंट अ वीकडे, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वैल्यू को एक सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दो। सपोज एक वेरिएबल की वैल्यू है m, तो फिर आपको आउटपुट के अंदर मिलना चाहिए मंडे। उसी तरह से सपोज वेरिएबल की वैल्यू है t, तो आपको आउटपुट के अंदर मिलना चाहिए ट्यूसडे, ठीक है। उसी तरह से वेरिएबल की वैल्यू है w, तो आपको आउटपुट के अंदर मिलना चाहिए वेडनेसडे, ठीक है। इस तरह से आपको सभी साथ वीकडे को रिप्रेजेंट करना होगा, सिंपल एक ही कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट कराने से, ओके। ये आपको प्रोग्राम करना है। सेकंड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 2 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से आपको टर्नरी ऑपरेटर की मदद से 2 नंबर में से कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो ये था आपका आज का होमवर्क, ओके। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिस, ओके।